I gave you my heart. सो गाइज ये है लेक्चर ऑफ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से आगे का टॉपिक। जिसने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम नहीं पढ़ी है वो हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकता है। आज हम करने वाले नेस्टेड सीक्वेंस और उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट और प्रॉपर्टी जिसका नाम है केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही सब देखेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले हम आपका स्वागत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। घोंसले में क्या होता है? बार तिनके, उसके अंदर तिनके, फिर उसके अंदर तिनके, अंदर 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 तिनके और लास्ट में एक तिनका। जब भी घोंसले की शुरुआत होती है तो बिल्कुल शुरुआत होती है एक तिनके से, फिर उसके और तिनके आते हैं और आगे और आगे और आगे और फैलता जाता है और वो घोंसला बन जाता है। ऐसे ही ये नेस्टेड सीक्वेंस है। बीच में एक छोटा सा तिनका और उसको घेरे हुए बहुत सारे तिनके। तो वो छोटा सा तिनका ही प्रूफ करने की इसकी शुरुआत एक तिनके से हुई थी। इस नेस्टेड सीक्वेंस की शुरुआत हुई थी वो एक एलिमेंट से हुई थी। यही हमारी केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में रहने वाली है, पर हम उससे पहले उसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं नेस्टेड सीक्वेंस के ऊपर जो रिलेटेड थी केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम या आपकी नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी दोनों एक ही हैं। ये आई हुई है 2016 में, 2018 में, 2004 में, 2017 में, 2005 में, 2006 में। तो ये अपने आप में ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम शुरू करते हैं नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन से। यहाँ पे मैंने लिखा है अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स। पहला पॉइंट ये आ गया। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है। इंटरवल समझते हैं ना, क्लोज इंटरवल। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्लोज इंटरवल 1 to 2, तो इसका मतलब क्या है? 1 से लेके 2 तक सारे एलिमेंट, राइट? तो ऐसे इंटरवल्स की सीक्वेंस है। मतलब एक छोटा सा इंटरवल ये रहा, ऐसा एक फिर बड़ा इंटरवल ये भी उसी सीक्वेंस में है, फिर एक और बड़ा इंटरवल ये भी सीक्वेंस में है, ये भी सीक्वेंस में, ये वो सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में अलग अलग एलिमेंट नहीं पढ़ रखे। इस सीक्वेंस में हमने इंटरवल्स पढ़े हैं। 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, 5 इंटरवल, बहुत सारे इंटरवल। और मैंने बोल दिया कितने इंटरवल? n इंटरवल्स। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे को यहीं पे मिल गया कि नेस्टेड सीक्वेंस की अगर बात आएगी तो मैंने क्या कहना है? नेस्टेड सीक्वेंस में जो सीक्वेंस है वो इंटरवल्स को कंटेन करती है। वो सीक्वेंस किसको कंटेन करती है? वो सीक्वेंस आपकी इंटरवल्स को कंटेन करती है। अब वो जो इंटरवल्स होंगे ना वो कुछ इस ऑर्डर में होने चाहिए। अगर नेस्टेड है, घोंसला बनाने के लिए एक तकनीक है। बीच में जो तिनका है, जो सबसे पहला तिनका है, उससे बड़े तिनके, फिर उससे बड़ा तिनका, तिनका यहाँ पे इंटरवल है, यानी सबसे छोटा जो इंटरवल है उससे बड़ा इंटरवल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी कि एक इंटरवल दूसरे में कंटेन है। जो सबसे छोटा है वो उससे बड़े वाले में कंटेन है, जो उससे बड़े वाला वो उससे बड़े वाले में कंटेन है। तो नेस्टेड सीक्वेंस कब बनेगी? जब बहुत सारे इंटरवल की सीक्वेंस है लेकिन वो इंटरवल्स कुछ ऐसे हैं। पहला इंटरवल दूसरे में कंटेन होना चाहिए, दूसरा तीसरे में। जब दूसरा तीसरे में कंटेन हो रहा है तो पहला खुद में खुद किसमें कंटेन हो गया? तीसरे में। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सबसे छोटा कौन है? पहला। या ऐसे हो, सबसे बड़ा पहला मान लिया, वो तो उल्टा मानने की बात है। दूसरा पहले में कंटेन है, तीसरा दूसरे में, तो तीसरा ऑटोमेटिकली किसमें कंटेन हो गया? पहले में। कोई भी सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स जिसमें या तो ये फॉलो हो रहा है कि I1 कंटेन्ड है I2 में, I2 कंटेन्ड है I3 में, एंड I3 कंटेन्ड है I4 में, या उल्टा हो रहा है I1 में कंटेन्ड है I2, I2 में कंटेन्ड है I3, ऐसा हो रहा है। तो इस सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड सीक्वेंस। यानी एक ऑर्डर के अंदर इंटरवल एक दूसरे के अंदर होने चाहिए। एक सबसे छोटा इंटरवल होना चाहिए, एक सबसे बड़ा इंटरवल होना चाहिए। सबसे बड़ा इंटरवल और सबसे छोटा इंटरवल मिल रहे हैं तो आपकी जो सीक्वेंस होगी इंटरवल्स की वो कैसी होगी? नेस्टेड सीक्वेंस, राइट? ओके, ये तो थी नेस्टेड सीक्वेंस। अब हम उसके ऊपर रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसे हम थ्योरम की स्टेटमेंट भी कह रहे हैं, और वो थ्योरम का नाम है केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, या जिसका नाम है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। पेपर में सीधा आएगा स्टेट एंड प्रूफ नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। ओके,
नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नेस्टेड सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर एक सीक्वेंस हो इंटरवल्स की, एक सीक्वेंस हो इंटरवल्स की, और उसमें जो इंटरवल्स है, जैसे मैंने ये नेस्टेड सीक्वेंस में क्या लिए थे? इंटरवल्स ना, I1, I2, I3 क्या थे? इंटरवल। ये पहला इंटरवल, ये दूसरा, ये तीसरा। वैसे नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर एक सीक्वेंस है इंटरवल्स की, जिसमें जो इंटरवल रहने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जितने मर्जी इंटरवल हैं, उसमें हर इंटरवल क्लोज इंटरवल रहेगा। जैसे मैंने IN को लिख दिया AN BN से बना हुआ एक क्लोज इंटरवल। अगर IN एक सीक्वेंस हो जिसमें क्लोज इंटरवल पड़े हैं, सच दैट इस तरह की सीक्वेंस है कि वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। इस तरह की सीक्वेंस ली मैंने इंटरवल्स की कि वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। पहली कि बड़ा इंटरवल छोटे वाले में कंटेन था। यहाँ पे इंटरवल बड़ा नहीं है, यहाँ पे बड़े सफिक्स का इंटरवल छोटे सफिक्स में कंटेन्ड है। जैसे I2 किसमें कंटेन्ड है? I1 में। I3 किसमें कंटेन्ड है? I2 में। ये वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि वो नेस्टेड सीक्वेंस है। पहले एक सीक्वेंस ली जिसमें क्लोज इंटरवल थे, फिर उसने कहा कि ये सीक्वेंस दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। पहली प्रॉपर्टी की वो नेस्टेड है। नेस्टेड होने के लिए क्या होना चाहिए था कि इंटरवल एक दूसरे में कंटेन होने चाहिए थे, जो उसने बोल दिया। IN+1 किसमें कंटेन्ड है? IN में कंटेन्ड है। दूसरा उसने बोला अगर लिमिट ले n टेंडिंग टू इनफाइनाइट IN की, यानी कि हम टोटल इंटरवल IN, कोई भी nth जो इंटरवल है उसकी अगर लेंथ देखें, यानी कि उसके दोनों एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस देखें, तो वो लगभग कितनी है? 0। लेंथ ऑफ एनी nth इंटरवल कितनी है? 0। जैसे मतलब ये एक इंटरवल है क्लोज इंटरवल, मैंने यहाँ पे पहला एलिमेंट लिखा 0.1 और दूसरा लिख दिया मैंने 0.10002। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? लगभग 0। तो इसकी जो लेंथ है ना, IN की जो लेंथ है, वो मैंने कितनी बोली है? 0 बोली है। ओके, तो कहते हैं अगर ऐसा हो, कोई भी सीक्वेंस जो नेस्टेड सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस जो क्लोज इंटरवल से बनी है, अगर वो नेस्टेड है, यानी उसके बड़े इंटरवल बड़े सफिक्स के इंटरवल छोटे सफिक्स में कंटेन्ड हैं, और उसकी लेंथ जो है इंटरवल्स की nth इंटरवल की जो लेंथ है वो कितनी है? 0 है। तो ऐसे सभी इंटरवल्स का अगर इंटरसेक्शन कर लिया जाए, n1 टू इनफाइनाइट अगर इंटरसेक्शन कर लिया जाए, ऐसी सारी की सारी सीक्वेंस का अगर इंटरसेक्शन किया जाए, ऐसे सभी के सभी इंटरवल्स का अगर इंटरसेक्शन किया जाए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट मिलेगा। यानी उनकी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं। इसकी स्टेटमेंट आपकी बोर्ड पे आ रही है, हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सो गाइस, आप बोर्ड पे स्टेटमेंट देख सकते हैं कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम की। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, जो मैंने आपको भी समझाई भी थी कि अगर IN कोई सीक्वेंस है n इंटरवल्स की, और जिसमें हर इंटरवल क्लोज इंटरवल है, और मैंने IN इंटरवल को लिखा AN BN का क्लोज इंटरवल, अगर एक सीक्वेंस हो क्लोज इंटरवल की जो दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि IN+1 यानी कि हायर सफिक्स का जो इंटरवल है वो लोअर सफिक्स में कंटेन्ड है, और दूसरा जो उसकी किसी भी nth इंटरवल की जो लेंथ है दैट इज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट IN, वो कितनी है? 0 है। तो आप लोग ये प्रूफ कीजिए कि ऐसे n इंटरवल्स की अगर इंटरसेक्शन की जाए तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा। ये कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम है, हम इसका प्रूफ करते हैं। यहां से मेरा प्रूफ शुरू हो रहा है, और इस प्रूफ में मेरे को पहले क्या बोला गया था कि गिवन है कि IN+1 इंटरवल किसमें कंटेन्ड है? IN में। तो मैंने लिख लिया here IN+1 इंटरवल इज कंटेन्ड इन IN। IN+1 इंटरवल क्या था? AN+1 से BN+1 का इंटरवल। ऑब्वियस सी बात है, n की जगह क्या है? n+1। अगर IN की बात करता हूं तो AN BN है ना, तो IN+1 क्या होगा? AN+1 BN+1 का इंटरवल, वो कंटेन्ड है किसमें? IN में, यानी किसमें कंटेन्ड है? AN BN में। अगर इसको मैं ओपन करके रखूं, जैसे अगर यहां 1 पुट करूं तो ये हो जाएगा A2 B2, यहां बनेगा 1 1, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया? A1 B1। उसमें कौन कंटेन्ड है? छोटे वाले है ना। सफिक्स बढ़ता जाएगा लेकिन खुद छोटे होते जाएंगे, तो A1 B1 सफिक्स बड़ा, A2 B2, लेकिन ये खुद कंटेन्ड होंगे इसमें। ये A3 B3 इसमें कंटेन्ड। इस तरह से सबसे छोटा इंटरवल क्या मिला? AN BN। A1 B1 में A2 B2 कंटेन हो जाएगा इस हिसाब से, और A2 B2 में कौन कंटेन्ड हो जाएगा? A3 B3, और इस हिसाब से
इन सभी में सबसे छोटा कंटेंट कौन होगा? ए एन बी एन। यानी कि एक बात देखने को मिली, यहां पर सबसे बड़ा जो इंटरवल है वो मैं कौन सा मान के चल रहा हूं? A1 से लेके B1। उसमें A2 B2 कंटेंट है, तो यहां तक होगा मान लो B2 A2 B2, फिर A3 B3, उसमें भी कंटेंट, उसमें भी कंटेंट, और सबसे छोटा कौन है? AN BN। तो ये कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे, ये सबसे बड़ा इंटरवल, ये सबसे छोटा इंटरवल। ओके, यहां से अगर देखें, अगर ये सबसे छोटा है तो क्योंकि इनकी वैल्यूज छोटी है ना, हेयर। तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं। अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो A1 से बड़ा कौन है? A2। A2 से बड़ा कौन है? A3। A3 से बड़ा कौन है? AN। AN से बड़ा कौन है? ऐसे चलते रहेंगे BN। फिर सबसे बड़ा कौन आएगा? B1। यानी कि सबसे बड़ा कौन आ गया अपना? B1। और अगर मैं उल्टा आता हूं तो B1 है, B1 से इधर आ रहा हूं तो छोटे मिलेंगे। B1 से छोटा कौन है? B2। B2 से छोटा कौन है? B3। समझ रहे हो? और फिर वापस आऊंगा, कौन छोटा मिलेगा? BN। और फिर BN से छोटा कौन मिलेगा वापिस? AN। और AN से छोटा कौन मिलेगा वापिस? A1। यानी कि अगर हम देखें A1 की, देखो A1 से लेके AN तक ये पड़ा है ना। A1 एक सीक्वेंस है, A1 A2 A3 AN तक एक सीक्वेंस है। B1 से लेके BN तक ये सीक्वेंस है। ये दोनों सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर की आप देख सकते हैं, राइट। देखेंगे तो अगर AN की बात करेंगे तो AN जो सीक्वेंस है, यहां पे अगर मैंने बात करी A1 A2 A3 एक सीक्वेंस है। ये किसकी सीक्वेंस लिख दी मैंने? AN की। इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन कोई भी एलिमेंट इक्वल 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 चल रहा है। हो सकता है इसके इक्वल हो सकता है इसके इक्वल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल हो सकता है। इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट बराबर बराबर करते इसके इक्वल हो सकता है, पर क्या इससे बड़ा हो सकता है? नहीं। सबसे बड़ा कौन है? B1। तो यानी कि AN इंक्रीजिंग है, AN इंक्रीजिंग है क्योंकि बड़े बड़े एलिमेंट होते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड है ना। किससे बाउंडेड है? बाय, किससे बाउंडेड है? B1 से। अब इसके ऊपर आते हैं, देखो B1 कैसी है? B1 के बाद B2 घटते जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा से ज्यादा किसके कम हो सकते हैं? कितना कम हो सकते हैं? A1 के। तो जो BN है वो भी एक सीक्वेंस है, BN भी क्या है? एक सीक्वेंस। और वो कैसी सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और वो किस तक घट सकती है? वो A1 तक। तो A1 उसका लोअर बाउंड है, समझिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नाउ AN is a sequence monotonically increasing and is bounded। और क्या है वो? बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है? ज्यादा से ज्यादा है ना, तो अबव, बाउंडेड अबव बाय B1। एंड BN is a sequence monotonically decreasing and is bounded below। क्योंकि वो घट रही है तो कम से कम, तो नीचे से बंधी हुई है, बाउंडेड बिलो बाय। ये BN वाली किससे बंधी हुई है? A1 से। यहां तक समझ आ गया? अब हम याद करते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को, जो आपको ये बोलती थी, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ऊपर से बंधी हुई है तो वो कन्वर्जेंट होगी। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो नीचे से बंधी हुई है तो भी वो कन्वर्जेंट होगी। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ऊपर से बंधी हुई है तो कन्वर्जेंट होगी। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, नीचे से बंधी हुई है तो भी कन्वर्जेंट होगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम सीक्वेंस AN एंड BN आर कन्वर्जेंट। वो क्या है? कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होंगी, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट AN का आंसर मैंने मान लिया A, यानी A को कन्वर्ज कर रही है, AN का कन्वर्ज कर रही है A को, और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट BN मैंने आंसर मान लिया कहां कन्वर्ज कर रही है? B को। यानी AN सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर रही है? A को, एंड BN सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर रही है? B को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन मेरे को यहां से रफ करना पड़ेगा, तो आप लोग स्टेटमेंट तो आपने लिखी ली होगी। ओके, अभी हमारे पास पहली बात से हमने ये लिख लिया,
उसने बोला था ना कि आई वो नेस्टेड थी तो in+1 कंटेंट थे in में, उससे मैंने ये बना लिया मोनोटोनिक, दो सीक्वेंस ले आया an और bn नाम की, an a को कन्वर्ज कर रही, bn b को कन्वर्ज कर रही। ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर आप लेंथ निकालते हो कौन से इंटरवल की, in इंटरवल की, तो कितनी दी हुई थी 0। in इंटरवल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। देखो इंटरवल अगर आपका ये हो ना an bn, और इसके अगर आपको लेंथ बोले तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फाइनल पॉइंट bn माइनस an, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर उसने बोला nth इंटरवल की जो लेंथ थी ना, उसने ये बोला था ना सेकंड में in की जो लेंथ है कितनी है 0, उस हिसाब से ये लिख सकता हूं bn माइनस an, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कितना 0। पर अगर bn के अंदर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेते हैं तो कितना आंसर मान रखा है पानी b, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेते हैं an के ऊपर तो कितना आंसर मान रखा है a, किसके बराबर 0 के, यानी b किसके बराबर आ गया a के, b किसके बराबर आ गया a के। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने शुरू में यहां देखो, अगर मैं बात करूं an की तो an से बड़ा है कौन bn, और bn से भी बड़ा कौन है b1, और an से छोटा कौन है a1। ये चीज मेरे पास थी शुरू में, ये देखो यहां से लेके यहां तक यही है, इसमें उल्टा करके लिखा है तो वही। अब मेरे को एक चीज मिली कि an कहां जा रही है, an जा रही है a पे, bn कहां जा रही है b पे, लेकिन a और b तो दोनों बराबर आ गए। यानी ये कुछ ऐसा हो गया, an जो है ना an और bn दोनों के दोनों किसकी तरफ झुके हुए हैं, a की तरफ, यानी an और bn के बीच में कौन है a, an और bn के बीच में क्या है, दोनों के बीच में है a। यानी कि अगर हम इंटरसेक्शन लेते जाएं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर आप कितना इंटरसेक्शन लेते जाओ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो अगर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेके चलोगे तो an भी कहां जाके रुकने की कोशिश करती है a पे, bn भी कहां जाके रुकने की कोशिश करती है a पे, यानी कितने एलिमेंट्स पे रुक रही है, एक ही एलिमेंट्स पे, किस नाम के, a नाम के। यानी कि अगर आप ऐसे n इंटरवल का इंटरसेक्शन लेते हो 1 टू इनफाइनाइट लेके, तो उसका आंसर कितना आएगा, एक ही एलिमेंट किस नाम का, a नाम का, इससे अलग एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गई। पर क्या प्रूफ है कि ये एलिमेंट यूनिक है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो, मतलब इस बार ये ए को कर रही है कभी बी को करे, ऐसा तो नहीं, एक ही एलिमेंट को ये करेगी। जैसे यहाँ पे अपन मैंने लिया, देखो अगर मैं मान लेता हूं ए और ए डैश दो पॉइंट है, ए भी ऐसा पॉइंट है जो ए एन और बी एन को बीच में जोड़ के रखता है, यानी बी एन भी ए की तरफ जाती है, ए एन भी किसकी तरफ जाती है, ए की तरफ, और ए एन ए डैश भी ऐसा पॉइंट है जिसकी तरफ फिर से ए एन और बी एन जाते हैं, राइट। तो क्या ये दोनों अलग अलग पॉइंट अगर अलग अलग हुए फिर तो सिंगलटन ट्राई, फिर तो दो सेट हो गए। और अगर अलग अलग हैं तो अगर मैं बात करूं लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन माइनस बी एन, ये किसके बराबर दिया था, 0 के, ए एन माइनस बी एन। अगर ये एक बार ए डैश की तरफ जा रहे हैं तो मैं मान लेता हूं ए एन तो मेरा ए की तरफ जा रहा है, बी एन मेरा ए डैश की तरफ, क्योंकि दोनों जाएंगे तो दोनों जाएंगे, ए एन भी ए की तरफ जाएगा, बी एन भी ए की तरफ, ए एन भी ए डैश की तरफ, बी एन भी ए डैश की तरफ। तो मैंने इस केस में मान लिया कि जो ए एन माइनस बी एन जो लेंथ थी वो 0 दे रखी थी, मैं यहां पे मान रहा हूं ए एन जो मेरा जा रहा है, ए एन जो जा रहा है वो तो जा रहा है ए डैश की तरफ, और बी डैश बी एन जो जा रहा है वो जा रहा है मेरा ए की तरफ, क्योंकि जाएंगे तो दोनों जाएंगे। तो उसका आंसर कितना है, 0 का। इसका मतलब ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए के, यानी यूनिक भी होगा। ओके, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कम समझ आ रहा है तो आपको पहले वाली वीडियोस देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बाद में आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब अस। और कल के लेक्चर में हम करेंगे कुछ और इसी से बढ़िया। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आभार। I gave you my heart.